जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और एक फिर हाजिर हूँ मैं आपको एक नई वीडियो को लेकर के। और उसमें माननीय पटना के जोनल चीफ मैनेजर साहब की वीडियो है और उन्होंने भुगतान को लेकर क्या कहा है, पूरे केस को समझिए आप लोग। और आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखें, उसके बाद ही कमेंट किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो आप अधूरी देखते हैं और फिर कमेंट उल्टे सीधे करते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। पहले आप वीडियो को सुनिए, उसको समझिए कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपके कमेंटों का जवाब दे पाऊँगा। क्योंकि आप लोग अधूरी वीडियो देखते हैं, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखा कीजिए। माननीय महोदय जो हैं वो क्या कह रहे हैं भुगतान को लेकर, और ये 5-6 दिन में इस मीटिंग में क्या हुआ था जो अमित शाह जी ने एक मीटिंग बैठाई थी सेबी की और सेंट्रल रजिस्ट्रार की और सारे डिपार्टमेंट की, और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में 5,000 का प्रस्ताव रखा गया, फिर उसको कैसे पास कराया गया, उन्होंने इसको लेकर सारी बातें बताई हैं विस्तार से। और आप लोगों को मैं कुछ सुनवाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट आप जब भी करना जब आपको पूरी वीडियो आप देख लें, उसके बाद ही कमेंट करना। उससे पहले अगर करेंगे, क्योंकि आप फिर उलट-पलट कमेंट करते हैं, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। आप सोचिए, समझिए और उसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिस ग्रासरूट लेवल तक सहारा ने अपनी बैठ बना दी थी, अभी एक बिहार सरकार के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी, बड़े पदाधिकारी गण बैठे थे, विभाग के सम्मानीय मंत्री लोग भी थे। उसी में ये बातें चल रही थी। मैंने बोला था वहां पे कि सहारा ने क्या गलती किया कि 44 साल के सफर में समाज का हर एक वर्ग क्या विश्वास जीता, यह उसकी गलती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी इन्वेस्टमेंट सहारा में नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सहारा से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं हुआ? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन एसोसिएटेड नहीं? और सत्यता तो यह है कि बरगलाकर, धोखा देकर या गलत वलत बोलकर ठेले वाले खोमचे वाले का पैसा जमा कराया जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, आईएएस, आईपीएस, माननीय जजेस या समाज का वो उस तबके का लोग जो सोसाइटी में अपनी एक प्रभुत्व रखते हैं, उनको तो बरगड़ा के कोई कहीं नहीं जोड़ सकता। और अगर वो सहारा से एसोसिएट हुए तो निस्संदेह सहारा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिससे प्रभावित होकर ये सारे लोग सहारा से जुड़े थे, एसोसिएट हुए। और आज के समय में ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी इन्वेस्टमेंट सहारा में नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सहारा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, चाहे वो वर्कर के रूप में हो, चाहे वो डिपोजिटर के रूप में हो, चाहे वो एसोसिएट के रूप में हो, चाहे वो रिटेलर्स के रूप में हो। ऑलमोस्ट सारे लोग एसोसिएटेड। अभी जो शंकर दास जी इन्वेस्टर्स और मेंबर्स का फाइनेंशियल कॉर्पोरेट के बैंकिंग सेक्टर के लोगों का फिगर्स दे रहे थे आपके साथ, सच्चाई ये है कि लंबे समय तक अपनी पैठ बनाने के बाद ये इकाइयां अपना ये अस्तित्व बना पाई है बाजार में कि इतने जमाकर्ताओं को उन्होंने जोड़ा। वो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे थे, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे थे, अन्य और भी बैंक, नेशनलाइज बैंक्स की बात कर रहे थे। अभी सरकार ने पूरी फैक्ट फिगर के आधार पे सारी चीजों को निकाला है, और निकालने के बाद जो उसने फिगर दिया है, फिगर कहां दिया? आज तो माननीय गृह मंत्री महोदय अपनी उपलब्धियों में बातों को गिनाते हैं
कि सरकार की उपलब्धियां क्या है, तो बोलते हैं धारा 370 को मैंने हटाया, ट्रिपल तलाक को मैंने लाया, एनआरसी सीआरसी पे मैंने काम किया, राम मंदिर मैंने बनाया, और सब उपलब्धियों को गिनाते गिनाते ये भी बोलते हैं कि सहारा के 10 करोड़ मेंबर का भुगतान की व्यवस्था भी हमारी सरकार करने चाहती है। ये अपनी उपलब्धियों में बताते हैं। 10 करोड़ मेंबर मतलब 10 करोड़ मेंबर मतलब आबादी का 9%। अरे वो कहने को 34-33 करोड़, लेकिन रियल फैक्ट है कि आबादी का 9%, 9 पॉइंट समथिंग। और हर एक इन्वेस्टर के साथ एक जमा करता है तो उसके घर में 5 लोग हैं डिपेंडेंट जो सहारा से एसोसिएटेड है। मतलब 50 करोड़ लोगों की पैठ है मेरी, 50 करोड़ की पैठ है मेरी। 50% ऑफ पॉपुलेशन। साथियों ये स्थिति और इतनी बड़ी पैठ ऐसे वैसे नहीं बन सकता। अगर आप में सत्यता ना हो, आप में क्वालिटी नहीं हो, आप पे लोगों को भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, ये चीजें नहीं हो सकती। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये जिस ट्रांजिशन फेज से हम गुजरे हैं, आज तक इतिहास रहा है कि इस ट्रांजिशन फेज में आने के बाद लोगों का शटर डाउन हो जाता है, और या तो उनकी अपनी स्थिति खराब हो जाती है, शटर डाउन हो जाता है, या मेंबर्स जमाकर्ता या लोग उनकी ईंट से ईंट बजा देते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं। पिछले 5-6 साल के समय को अगर हम ध्यान में लाएं, तो सच्चाई है कि सबसे खराब समय से हम गुजरे, और इस खराब समय में चारों तरफ अंधेरा पड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना है, कैसे होना है। कोई लाइन ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। संस्था प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका प्रयास सामने सही तरीके से प्रतिफलित नहीं हो रहा था, फलीभूत नहीं हो पा रहा था। उस समय में भी पूरे भारतवर्ष के जमाकर्ता, वो 1-2% की बात हटा दी, 1-2% तो शुरू से रहे हैं, हमेशा रहे हैं, हर एक जगह पे रहते हैं, लेकिन मास इन्वेस्टर्स भरोसा बनाए हुए थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समय आएगा, सहारा देगा, कोई रोक नहीं सकता। और यही कारण है कि इतनी बड़ी विजय ये आज हम लोगों को मिली। साथियों, पता नहीं आप क्या समझ पा रहे हैं जो आज का सिनेरियो। आज सहारा इंडिया के बारे में सहारा कुछ नहीं बोल रहा, सहारा इंडिया के बारे में सहारा कुछ नहीं बोल रहा है। आज तो स्थिति यही बन गई है कि सहारा के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है। सहारा के समस्याओं का समाधान कराने की जिम्मेदारी कौन ले लिया? भारत सरकार ने ले ली है। सहारा के बारे में न्यायालय बोल रहा, सहारा के बारे में इंडियन बार काउंसिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बोल रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा? बार काउंसिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, इतने बड़े न्यायविद और न्यायाधीशों को रेकमेंड वो लोग करते हैं, वो आपके बारे में बोल नहीं रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम संज्ञान ले चुका है। ये हो गई आपकी पहचान, सारा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, इस स्थिति में लाने में सबसे बड़ा योगदान अपने परिवार के मुख्य अभिभावक परम पूज्य सहारा श्री महोदय, परम पूज्य माननीय प्रबंध कार्यकर्ता महोदय का। इस विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अनेक व्यक्ति समाज के
लोग हो, सारे इनके परिवार से जुड़े लोग हो, सब कोई कभी कभी हम लोग विचलित होकर आरोपित कर देते थे यार। बड़े बड़े अपने सुरमाल लोग थे जो आस्तीन के सांप की तरह उनसे जुड़े हुए थे और डेटा और फिगर लेके जाकर सरकारी तंत्र के लोगों के साथ शेयर कर देते थे। ऐसे ऐसे लोगों ने धोखा दिया। फिर भी अगला व्यक्ति न रुका, न झुका, न टूटा, चट्टान की तरह खड़े रहे, लड़ते रहे, रास्ते बनाने की तैयारियां करते रहे और आज ऐसी स्थिति बना दिया उन्होंने, ऐसी स्थिति बना दिया उन्होंने कि अब सहारा के बारे में सहारा को बोलना नहीं पड़ रहा है। सहारा के बारे में सहारा को बोलना नहीं पड़ रहा। सहारा के बारे में बोल रहा भारत सरकार, सहारा के बारे में बोल रहा है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सहारा के बारे में बोल रहा इंडियन बार काउंसिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, सहारा के बारे में बोल रहा अंतरराष्ट्रीय फोरम, इंटरनेशनल फोरम। ये स्थिति उन्होंने बना। साथियों, पिछले बार जब मैं आपके साथ एसोसिएट हुआ था, शायद मुझे यह स्मरण नहीं है, मैंने आपसे शेयर किया था। बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है माननीय गृह मंत्री महोदय का कि उन्होंने एक जबरदस्त पहल किया। उन्होंने जबरदस्त पहल किया। उस पहल का प्रभाव आज सामने में दिख रहा। हाँ, बहुत शुक्रगुजारी है उनकी, क्योंकि मेरे मामला इतना उलझ गया था। स्ट्रक्चर इतनी बड़ी है ना, स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि जिस स्ट्रक्चर को लेकर हम लोग चलते, एक छोटी सी भी जिम्मेदारियों पे हम सारे लोग हैं, उसमें हालत बिगड़ी रहती है। कैसे संभाला जाए, कैसे सबको सम्मानित किया जाए, जोड़ा जाए, लेकर चला जाए। तो पूरे भारतवर्ष के सारे स्ट्रक्चर को संस्था लेकर चल रही और उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने काम किया है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने का मतलब, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में समय के मांग के अनुरूप संस्था ने हमेशा काम किया। जब जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी उसमें संस्था ने काम किया और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग नियम कानून, अलग अलग नियम कानून और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग रेगुलेटर्स और सारे रेगुलेटर्स का अहंकार प्रबल। और स्थिति क्या हो गई थी, अपने अहंकार के मध्य में ये सारे रेगुलेटर्स मेरी इस विपरीत परिस्थिति या मेरी इस परिस्थितियों का पूरा अवलोकन मूल्यांकन करना शुरू कर दिए थे। हिसाब दो, नियम कानून तो ये बोलता है, ऐसे होता है, मेरा नियम ये है, इसमें आपने काम किया, इस नियम के तहत आपने क्या क्या किया ये हमको बताओ। इसी तरह से उलझा दिए थे ये सारे लोग, एक साथ सब अटैक किए हुए थे। और उसमें हम ऐसे उलझ गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या समाधान होगा, कैसे समाधान। पैसा हमने लिया था शुरू के दिनों में रियल एस्टेट हाउसिंग में, वो मेजर पार्ट है उसके साथ, उसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उस अमाउंट को शेयर कर रहा हूं। पैसा हम लोगों ने लिया था रियल एस्टेट हाउसिंग में। मान लीजिए कि रियल एस्टेट हाउसिंग में शंकर दास जी का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, सामने स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। शंकर दास जी ने 1 लाख रुपया निवेश किया रियल एस्टेट हाउसिंग में और वो ब्याज समेत उसमें निर्णय हो गया था 15% ब्याज के साथ इस पैसे को आप भुगतान करिए। तो 15% 1,15,000 हो गया। सेबी ने पूरा जांचा परखा और रियल एस्टेट हाउसिंग के रेगुलेटर सेबी ने जांचा परखा, पूरा हिसाब किताब बनाया और बोला 1,15,000 की लायबिलिटी, 1,15,000 की लायबिलिटी। वही पैसा चला गया था क्यू शॉप में वो हो गया 2,35,000, 2,40,000। एसएफआईओ ने उसको जांच किया, बोला कि क्यू शॉप सारा DT 10, 14 इस सब की लायबिलिटी 1,15,000, 2,35,000 2,40,000। वही पैसा चला गया सहारियन में
वो ब्याज के समेत हो गया सहारियन में 2,79,000 रुपया। उसके रेगुलेटर सीआरसी और सीआरसी कोऑपरेटिव के 3 विंग्स, कोऑपरेटिव के 3 विंग्स, जो एक विवेक अग्रवाल साहब हेड करते हैं, एक विवेक कुमार साहब हेड करते हैं, वो 2,35,40,000 जो सहारियन में गया वो हो गया था 2,89,000। उन्होंने बनाया लाइबिलिटी 2,89,000। वही पैसा चला गया हमारा इंडिया या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहां जाके हो गया 3,15,000 रुपया, 3,15,000 रुपया। और ये कोऑपरेटिव जो उसके विंग के विवेक कुमार साहब, विवेक अग्रवाल साहब, उन्होंने जांच किया, उन्होंने लाइबिलिटी बनाया 3,15,000 रुपया। और सब लोग ये लाइबिलिटी लेकर पहुंचते हैं कहा, फाइनेंस मिनिस्टर के पास। क्योंकि हुआ क्या था कि आप सारे साथीगण ने पूरे भारतवर्ष में अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया कि आप मेरे समस्याओं का समाधान कराइए। लिहाजा स्थिति क्या बनी कि वो सारे जनप्रतिनिधि सदन के पटल पर बहुत मुख्तरता के साथ मुखर होकर सहारा की समस्याओं को रखने लगे थे, जिसपे वित्त और फाइनेंस वित्त मंत्रालय ने संज्ञान लिया था और निर्मला सीतारमन ने इन सारे रेगुलेटर्स को बोला कि जांच करो, सारा की जांच करो और जांच करके लाओ। ये सारे लोगों ने जांच किया था आपके यहाँ। आपको याद होगा कि जब जब ये जांच के लिए जाते थे हेडक्वार्टर में, SFI हो गए, 72 घंटे तक रहे, जांच किए, पेपर में दूसरे दिन न्यूज तक SFIO का छापा, पूरा हार्ड डिस्क सहारा के सारे चीजों को बैन कर दिया, रोक लिया, हार्ड डिस्क उठा के ले गए, पूरा डेटा पकड़ ले गए, नेगेटिविटी फैलना शुरू हो गया। जबकि सच्चाई क्या था कि मंत्रालय का निर्णय था कि आप लोग इनकी जांच करिए। ये जांच करके जो सारे लोगों ने रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के सामने में रखा और उससे जो लायबिलिटी बनी 1,15,000, 2,35,000, 2,89,000, 3,15,000 सब जोड़कर हो गया है कि आपकी लायबिलिटी। और सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग ग्रुप की लायबिलिटी। जबकि सच्चाई के शंकर दास जी क्लेमेंट कितने के हैं? जो अंतिम पैसा है सहारियन में क्रेडिट कोऑपरेटिव, उसी के क्लेमेंट है 3,15,000। सच्चाई तो यही थी भाई मेरे, लेकिन भौकाल बना हुआ था पूरा लंबा चौड़ा, और इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई रेगुलेटर इसको समझने के लिए तैयार नहीं थे। सबके अपने अपने आंक का मामला इस ढंग से पेचीदा हो गया था कि कोई इसमें हाथ ही नहीं डालना चाह रहा। वोट भी बचना चाह रहा था, सब वोट भी बचना चाह रहा। लेकिन धन्यवाद गृह मंत्री महोदय का, उन्होंने एक जबरदस्त पहल किया। आयरन मैन कहे भी जाते हैं कि जो कहते हैं कर देते हैं। बोले कि 370 हटाएंगे तो हटा ही दिया, राम मंदिर बनाएंगे तो बना ही दिया। तो जो बोलता है वो कर देता व्यक्ति। सारा की समस्याओं को बोला कि समाधान करें, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। एक सप्ताह में समाधान हुआ, एक सप्ताह में, विद इन ए वीक। आपको याद होगा कि 22 मार्च के दिन, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं, लेकिन वही 22, 23, 24 यही कोई डेट था मार्च का, जिसमें जिस दिन टीवी पे वो चलने लगा था, जी बिजनेस और सामान भी टीवी पे, कि सरकार सहारा के निवेशकों के समाधान हेतु पहल करने जा रहा है। सरकार की मीटिंग तो जनरली हर एक रोज ही होता है, लेकिन मीटिंग का एजेंडा पहले मीडिया में, वही मीडिया में जाता है जिसको सरकार हाईलाइट करना चाहता है, उससे सरकार को कुछ माइलेज मिलना चाहता है, वही मीडिया में जाता है। और ये चीज मीडिया में आ गई थी, मीटिंग होने के पहले ही मीडिया में आ गया था। मीटिंग किसको करना था? गृह मंत्री महोदय को मीटिंग करना था, गृह मंत्री महोदय को। किसके साथ? सहकारिता मंत्री के साथ और वित्त और फाइनेंस के मिनिस्टर के साथ, वित्त और फाइनेंस के मिनिस्टर के साथ यह मीटिंग गृह मंत्री ने कॉल किया था। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो गृह मंत्री ने बुलाया सहकारिता और वित्त और फाइनेंस के मिनिस्टर को कि आप अपने समस्त रेगुलेटर्स को लेकर आइए
अमित शाह जी बैठे थे सहकारिता मंत्री की हैसियत से भी उस मीटिंग में, लेकिन चेयरमैनशिप गृह मंत्री का था, गृह मंत्री का था। और गृह सहकारिता मंत्री का जो रेगुलेटर कौन है? सीआरसी, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार। और सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के ही 3 विंग से वो लोग भी थे, जिसको हेड करते विवेक अग्रवाल साहब, विवेक कुमार साहब जो हेड करते वो लोग भी थे उस मीटिंग में। दूसरा, वित्त और फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त के रेगुलेटर्स कौन है? वित्त के रेगुलेटर सेबी, आरबीआई, और फाइनेंस के रेगुलेटर एसएफआईओ, ये लोग भी इस मीटिंग में बैठे। और मीटिंग में जबरदस्त मंत्रणा चली कि समाधान कैसे होगा। अब इधर उधर की बात नहीं, समाधान बताओ, समाधान कैसे होगा। और जो मीटिंग में निर्णय हुआ, उसी निर्णय को लेकर देश के सॉलिसिटर जनरल महोदय मीटिंग जिस रोज समाप्त होता उसके तीसरे ही दिन जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, मीटिंग होता है उसके तीसरे ही दिन सॉलिसिटर जनरल महोदय तुषार कपूर साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मामला आपका ट्रिपल बेंच में था और ट्रिपल बेंच का डेट था अप्रैल का 18, 19, 20। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ट्रिपल बेंच का समय था अप्रैल का 18, 19, 20। इसी बीच में सॉलिसिटर जनरल महोदय तुषार कपूर साहब सरकार के पहल के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और उससे भी आश्चर्यजनक चीज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेता ही नहीं है, उसी रोज हियरिंग भी करता है। और हियरिंग ही नहीं होता है, हियरिंग करने के बाद उसी दिन जजमेंट भी आ जाता है, डबल बेंच से जजमेंट भी आ जाता है। केस ट्रिपल बेंच में था, अप्रैल में गठन हो गया डबल बेंच का 29 मार्च को ही। और डबल बेंच का गठन ही नहीं होता है, डबल बेंच सुनवाई भी करता है, उसी दिन जजमेंट भी दे देता। ये है सरकार की बात। उसने सुप्रीम कोर्ट को समझा लिया। और उतना ही नहीं समझाया, उसने सेबी को समझा दिया। वही सेबी जो आदेश देता है कि 15 दिन में 24,000 करोड़ का भुगतान कर दो, यही आदेश था ना, 24,000 करोड़ का भुगतान 15 दिन में करो। 5,000 करोड़ भुगतान के लिए मिला है, 1 महीना 18 दिन हो गया, अभी तक गाइडलाइनें फाइनल नहीं हुआ। 5,000 करोड़ कितनी ज्यादती किया आप लोगों ने, कितनी ज्यादती किया। 5,000 करोड़ भुगतान करने में 1 महीना 18 दिन लग गया। अब 15 दिन में 24,000 करोड़ का भुगतान कैसे हो सकता था? आपने एकदम बैठ बना दिया था। वही से भी 24,000 करोड़ चाहिए, उसके बाद से नहीं 24 नहीं 62,000 करोड़ अब चाहिए, 62 नहीं 82,000 करोड़ चाहिए। और जब सरकार थोड़ा सा टाइट करता है तो क्या हो जाता है, 6 करोड़ 59 लाख पेनाल्टी दे दीजिए, एनओसी मिल गया। 6 करोड़ 59 लाख पेनाल्टी दे दी, एनओसी मिल गया। और एनओसी उसी दिन डबल बेंच में लग भी गया। और उसी का एनओसी के आधार पे 5,000 करोड़ उसी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर भी हो जाता। साथियों सारी चीजें एक सप्ताह में समाधान हो जाता, इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत बहुत शुक्रगुजारी है माननीय अमित शाह जी महोदय के प्रति। उन्होंने वास्तव में काम तो बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़ा किया है। अपने बीच में भी बहुत से न्यायविद थे, जजेस लोग, बुरा ना मानिएगा, बहुत खुल के बात कर रहा हूं। आज चाय की दुकान पे वो जज साहब जाते थे, अपने बीच के जो जज साहब लोग थे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे कहीं कोने में अफसाना मिल जाया करते थे,
और उनकी जजता का जो जजमेंट आता था सुन के कभी कभी आदमी अपना सर पकड़ लेता था, आप कितने बड़े न्यायाधीश हो गए। अरे वो पैसा तो साहब रियल एस्टेट हाउसिंग का है ना, उससे समाधान थोड़ी होगा। लाइबिलिटी तो इतनी है ना, वो अपना बताए रखते थे, सब समझाते थे, सच्चाई नहीं था भैया, रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा। लेकिन सरकार के पहल के बाद होता क्या, 5,000 करोड़ है जजमेंट में पढ़ा होगा आपको, सहारा इंडिया के अकाउंट से, सहारा इंडिया के पैसे से सहारा इंडिया की लाइबिलिटी के भुगतान हेतु 5,000 करोड़ रिलीज हो जाता है। रियल एस्टेट के भुगतान के लिए नहीं आया, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आया। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उलझाए हुए थे सारे रेगुलेटर साहब लोग, सब धरा का धरा रह गया। उसी पैसे से भुगतान शुरू, किसका? सहारा ग्रुप का। सहारा ग्रुप का, सहारा ग्रुप का मतलब चूंकि अभी कोऑपरेटिव स्टार्ट, चूंकि कोऑपरेटिव का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, कोऑपरेटिव चूंकि इधर हम लोगों ने कोऑपरेटिव में ही जबरदस्त काम किया था ना, और वॉल्यूम बहुत बड़ा आती थी, कोऑपरेटिव से स्टार्ट हो गया है। अभी परसों नरसों भी सरकार की मीटिंग हुई थी, जिसका प्रेस रिलीज आप पेपर में घुमा रहे थे कि सरकार ने 10 करोड़ लोगों का 86,700 करोड़ का भुगतान की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। हो रहा है, ये काम हो रहा है, सच्चाई। क्योंकि संसद के पटल पे गृह मंत्री महोदय ने इन बातों को रखा, तो संसद के पटल पे जब बातें रखी जाती हैं तो डिपार्टमेंट अपनी फंक्शनरीज में आ जाता है, वो अपने काम को स्टार्ट कर देता है। जैसे मंत्री महोदय लोग क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उसके बाद से उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। वर्किंग स्टार्ट हो गया कि 86,000 करोड़ का भुगतान कैसे होगा, 10 करोड़ लोगों का भुगतान कैसे होगा। साथियों, भुगतान कोई नहीं रोक सकता, भुगतान कोई नहीं रोक सकता। और अभी आपको एक और सूचना दे दें, ये जो वायरस लोग थे ना, जो अपनी दुकानदारी चला रहे थे, दलाल टाइप लोग, अभी एक्शन होने जा रहा है, प्रबंधन अब एक्शन करने जा रहा है। सारे राज्य सरकारों को संस्था ने लेटर दे दिया, उसने सीआरसी को भी दिया, गवर्नमेंट को भी दे दिया, और सारे राज्य सरकार के पास भी संस्था की लेटर चलेगी। वो ऑफिशियल सूचना आपके पास अभी 5-10 मिनट के अंदर में आ जाएगा, 5-10-15 मिनट के अंदर में वो सूचना भी आपके समझ आ जाएगा कि सरकार, संस्था ने इस एक्शन को कर दिया। अभी दुकानदारी चला है, संस्था और सरकार मिलकर के आगे शुरू कर रहा है एक्शन पूरी तरह से, पूरी तरह से। अब डरना बड़ा नहीं है, रुकना नहीं है, थमना। डरे तो उस समय नहीं थे जिस समय हम पूरे दौर से गुजर रहे थे। आपको कौन रोक सकता है? आप कौन रोक सकता है? साथियों, सच्चाई ये है कि अब मेरी वैल्यू ये हो गई है। जी बिल्कुल। शायद फाइनेंस के क्षेत्र में ये पहला ही निर्णय होगा कि सरकार किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भुगतान के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने माथे ले लिया। मैंने तो नहीं देखा अभी तक किसी दूसरे को कि दूसरे के लिए सरकार ने लिया हो। अरे हटाइए प्राइवेट सेक्टर की सब बात, यूटीआई गवर्नमेंट की बॉडी थी, यूटीआई गवर्नमेंट की बॉडी थी, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गवर्न होता था। उसका धनलक्ष्मी अभी भी जो योजना थी, धनलक्ष्मी स्कीम, अभी भी उसके जमाकर्ता घूम रहा है। सरकार ने नहीं लिया था निर्णय, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, आज तक नहीं लिया। और सहारा के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली, संसद से बातें निकल गई। ये आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू, और इस वैल्यू को दिलाने वाला व्यक्ति है माननीय सारासी महोदय, माननीय उप प्रबंधकर्ता महोदय, उन्होंने दिलाई है। शायद वो झुक गए रहते, रुक गए रहते, टूट गए रहते तो क्या होता, क्या होता। मैंने बोला शुक्रगुजारी माननीय गृह मंत्री महोदय के प्रति है, हाँ है, बहुत है,
लेकिन अगर सरकार को या गृह मंत्री महोदय को ही निर्णय दे रहा है तो सबका दे देते ना, पल्स का दे देते, रोज वैली का दे देते, शारदा का दे देते, अल्केमिस्ट का भी समाधान दे देते, सबका दे देते। ये समाधान तो सहारा का आया। साथियों, इसके लिए सबसे बड़े जो कारक है अपने परम पूज्य अभिभावक माननीय सहारा श्री महोदय और माननीय उप प्रबंधकर्ता महोदय, इनके जितनी आभार व्यक्त की जाए उनके प्रति वो कम है यार, कम है। वो व्यक्ति जो लिख के दिए थे आज से 10 साल पहले कि सत्य पर आसान हो सकता है परास्त नहीं, सत्य पर आसान हो सकता है परास्त नहीं, आज दिखा दिया। परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि परास्त नहीं हुए। आज मनवा दिया उन्होंने लोहा और सरकार निर्णय ले रहा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले रहा है, इंटरनेशनल फोरम संज्ञान ले लिया, इंडियन बार काउंसिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चट्टान की तरह सहारा को लेकर खड़ा हो गया है। सहारा उसमें कुछ नहीं किया। ये लोग अपने स्वतः हम पे हुए जुर्मों का अब हिसाब किताब करना शुरू किए। सत्य सत्य है, सत्यता में ये ताकत होती है, सत्यता में ये ताकत होती है। जो आज हुआ, आज हुआ, अब भुगतान भुगतान कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, आपने सुना भी होगा जो इंडियन बार काउंसिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने पूर्व के दिनों के माननीय न्यायाधीश महोदय पर केस फाइल कर दिया है। वो एफआईआर की कॉपी भी चले जो राष्ट्रपति महोदय के पास चला भी गया है। उसमें उन्होंने लिखा भी है कि सहारा में जबरदस्त ज्यादती हुई है, अवमानना का केस था, सजा 6 महीने का होता, अवमानना का सजा मात्र 6 महीने का होता है। इस कानून के तहत आपने 24 महीने से ज्यादा रोक दिया। इतना लंबा ट्रायल चला, चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया। इतना लंबा ट्रायल चला सुप्रीम कोर्ट में, चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया। आपने सजा कटवा दिया, किस कानून के तहत? और इस सजा के कारण ग्रुप आज प्रभावित हो गया, ग्रुप आज प्रभावित हो गया। साथियों, स्थिति ये हो गई है, एक व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ है, केवल माननीय सहारा श्री महोदय का मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के कारण 10 करोड़ का बेल बॉन्ड क्या था भाई? धारा 142 क्या था भाई? कोई चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया, सजा आपने कटवा दिया, क्या था भाई? ये जो ज्यादती हुई है, इसी को लेकर इंडियन बार काउंसिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने वो एफआईआर कर दिया। और उतना ही नहीं, उन्होंने सेबी को भी पार्टी बनाया। इतना बड़ा आपने षड्यंत्र रचा, केस बनाया, तो इसको प्रमाणित कहने से नहीं कर पाए इतने दिनों में। आपने प्रमाणित क्यों नहीं किया? और प्रमाणित ही नहीं किया। जब 6 करोड़ 59 लाख रुपया लेकर ही आपको एनओसी देना था, तो डे फर्स्ट को 6 करोड़ 59 लाख रुपया आपने क्यों नहीं ले लिया? डे फर्स्ट को 6 करोड़ 59 लाख क्यों नहीं ले रहा? ये 24,000 करोड़ 62,000 करोड़ 82,000 क्यों चल रहा था? जिसके कारण 12 लाख लोगों का मानवाधिकार का हनन हुआ। 12 लाख लोग आज सुसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं। अभी बहुत चीजें होंगी साथियों, थोड़ा वेट करिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, इसमें सहारा अभी तक कुछ नहीं है। सहारा कहीं से कुछ नहीं है। सहारा ने कोई पाल नहीं किया, सहारा ने केस उस नहीं किया, ना कुछ बोला है। इंटरनेशनल बार काउंसिल एसोसिएशन कर रहा है, इंडियन बार काउंसिल एसोसिएशन कर रहा। मामला चूंकि इंटरनेशनल फोरम में भी जा चुका है आपका। इंटरनेशनल फोरम बेसिकली संज्ञान ले लेता है वहां पे जहां मानवाधिकार का हनन होता है, स्वतः संज्ञान लेता है। सारा नहीं गया, कहीं नहीं गया। और जहां मानवाधिकार का हनन होता है वहां को पहुंच जाता। अभी देखिए एयर इंडिया वाला केस इंटरनेशनल फोरम में था। इंटरनेशनल फोरम में दूसरा होता क्या है कि पेनल्टी बहुत बड़ी होती है। अगर आप कल्प्रिट पाई जाइएगा, उसके पेनल्टी का जो अमाउंट है बहुत बड़ा। एयर इंडिया वाला केस आपको ज्वलंत उदाहरण है। मामला ये उसमें चला गया, 3-4 केसेस इंडिया से हैं, लेकिन उसमें से वो भी था और सहारा वाला भी आ गया। सरकार ने किसी तरह से
एयर इंडिया वाला केस सल्टाया, मन्नत वन्नत मानकर रतन टाटा जी को पकड़ाया, और आज रतन टाटा जी एयर इंडिया को हैंडल कर रहे हैं। मोदी जी इंटरनेशनल लीडर है ना, अभी भी गए हुए हैं वो यूक्रेन को संभालने के लिए, रशिया को संभालने के लिए, कभी चाइना को से जाते हैं, कभी जापान को संभालने चले जाते हैं, कभी लीबिया और सऊदी अरबिया को संभाले जाते हैं। अमेरिका यूएस के प्रेसिडेंट भी इनसे सलाह लेते रहते हैं। तो सहारा का मामला चूंकि इंटरनेशनल फोरम में है, तो भाई इनके लिए तो स्वाभिमान की बात हो ही जाएगी कि घर की बात संभाल नहीं रही है, इंटरनेशनल जगह पे आप किसे संभालिएगा। और ये भी कारण है कि सरकार ने जबरदस्त पहल किया आपके, और इंटरनेशनल फोरम ने इसलिए संज्ञान लिया है कि 14 लाख लोगों का मानवाधिकार का हनन हुआ। 14 लाख लोग सुसाइड की स्थिति में आ गए थे, सुसाइडल स्थिति में आ गए थे, सुसाइड करने की स्थिति में आ गए थे। कितने लोग सुसाइड कर लिए आपके इस निर्णय के कारण, आपके इस निर्णय के कारण। साथियों, आज ये स्थिति बन गई है सारण्य परिवार की, ये स्थिति बन गई। संस्था तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बोलना भी नहीं है। जब संस्था के बारे में आपने देखा कोई अभी तक कोई लेटर, कोई सर्कुलर, कोई प्रेस रिलीज, ये पूरे इंस्टांस को लेकर, एपिसोड को लेकर इधर क्यों बोले? जब हमने तो प्रमाणित कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इनके साथ जाती हुई है। लोग बोल रहे हैं। साथियों, ये स्थिति है सारण्य परिवार की।